रिजॉर्ट के हॉल में सिर्फ मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी। बाहर पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, जिससे कमरे के अंदर की गर्माहट और भी नुमाया लग रही थी। सिया नीली ड्रेस में किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। ड्रेस का गला थोड़ा गहरा था और पीठ पूरी तरह खुली थी, जिससे सिया को बार बार ठंडक और घबराहट दोनों महसूस हो रही थी। आर्यन उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसने अपना गिलास टेबल पर रखा और धीमी चाल से सिया की तरफ आया। मैंने कहा था ना, नीला रंग तुम पर जहर की तरह चढ़ता है और इस वक्त मैं उस जहर को खुद में उतारना चाहता हूँ। आर्यन ने सिया के बिल्कुल करीब आकर उसकी नंगी पीठ पर अपनी ठंडी उंगलियां फेरी। सिया के पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मिस्टर रायचंद, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे भूख खाने की नहीं है सिया। आर्यन ने उसकी गर्दन के पास झुककर गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। उसने सिया को कमर से पकड़कर ऊपर उठाया और उसे सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। सिया के हाथ अनजाने में आर्यन के मजबूत कंधों पर टिक गए। आप क्या कर रहे हैं? आर्यन ने जवाब देने के बजाय सिया के चेहरे के पास गिरे हुए बालों को धीरे से हटाया। तुम हर वक्त मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो, लेकिन आज तुम्हारा और मेरे बीच कोई नहीं है। उसने सिया की आंखों में झांका। कहो कि तुम्हें भी ये सब महसूस हो रहा है। कहो कि जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हारा दिल भी उतनी ही जोर से धड़कता है जितना मेरा। सिया का सांस लेना दूभर हो गया था। आप बहुत बुरे हैं आर्यन। आप मुझे अपनी शर्तों पर नचाते हैं। मैं बुरा हूँ क्योंकि मैं वो हासिल करना चाहता हूँ जो मुझे चाहिए, और मुझे तुम चाहिए हर हाल में। आर्यन ने अचानक झुककर सिया की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। सिया के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। उसने आर्यन के बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली। ये नफरत थी या मोहब्बत, उसे नहीं पता थी, लेकिन उस पल में वे खुद को आर्यन के हवाले करने से रोक नहीं पा रही थी। आर्यन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और अधिकार था। उसने सिया के चेहरे को अपने बड़े हाथों में लिया। आज की रात तुम मेरी हो सिया, पूरी तरह से। कल सुबह हम फिर से वही बॉस और सेक्रेटरी बन जाएंगे, लेकिन आज तुम सिर्फ मेरी जिद हो। उसने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। सिया ने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया, जहां उसे आर्यन के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, जो बिल्कुल उसके नाम की माला जप रही थी। आर्यन ने सिया को बेडरूम के बड़े से मखमली बिस्तर पर धीरे से लिटाया। कमरे में जल रही चिमनी की आग की रोशनी उनके चेहरों पर नाच रही थी। सिया की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लगा शायद उसका दम निकल जाएगा। आर्यन उसके ऊपर झुक गया। उसके दोनों हाथ सिया के चेहरे के पास टिके हुए थे। उसने सिया की आंखों में देखा। वहां डर था, नफरत थी, लेकिन सबसे बढ़कर एक बेपनाह कशिश थी। आज अपनी आंखें बंद मत करना सिया। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि तुम किसे अपना बना रही हो और तुम किसकी हो रही हो। आर्यन की आवाज किसी ठंडी आग की तरह थी। उसने धीरे से सिया की ड्रेस की जीपर को नीचे सरकाया। ठंडी हवा जब रिया की नंगी पीठ से टकराई तो वे सिहर उठी। आर्यन ने अपनी गर्म हथेलियां उसकी कमर पर जमा दी। उस स्पर्श में एक मालिक जैसा हक था। आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे ना? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन रुका। उसने सिया के होठों को अपने अंगूठे से हल्के से दबाया। मोहब्बत में माफी होती है सिया,
और मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम तो मेरी जिद हो, मेरा जुनून हो, और जिद कभी माफ नहीं करती, वो सिर्फ हासिल करना जानती है। ये कहकर उसने अपने होठ सिया की गर्दन के उस हिस्से पर रख दिए जहां उसकी नब्ज तेज धड़क रही थी। सिया ने बेबसी में उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। आर्यन का प्यार करना भी किसी जंग जैसा था, तीखा और बेहद रूड। वे उसे चूम नहीं रहा था, जैसे अपना हक जता रहा था। पूरी रात बर्फबारी होती रही और अंदर आग जलती रही। सिया को लगा कि शायद आज आर्यन का दिल पिघल जाएगा। शायद वे उसे अपनी बाहों में लेकर ये कहेगा कि उसे सिया की फिक्र है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो सिया की आंखें खुली। उसे लगा कि वे आर्यन की बाहों में होगी, लेकिन बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। वे चादर लपेटकर उठी और बाहर हॉल में आई। आर्यन वहां तैयार खड़ा था, अपना वही महंगा सूट पहने, हाथ में घड़ी बांधते हुए। उसका चेहरा फिर से वही पत्थर जैसा हो गया था, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। तैयार हो जाओ, हम आधे घंटे में निकल रहे हैं, आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा। सिया हक्की बक्की रह गई। आर्यन, कल रात एक जरूरत थी, एक समझौता था। आर्यन ने मुड़कर उसे अपनी तेज नजरों से देखा। उसे वहीं छोड़ दो जहां वो हुई थी। शहर वापस पहुंचते ही तुम मेरी वही सेक्रेटरी रहोगी जिसे मेरी हर बात माननी होगी। और हाँ, कल रात की वजह से ये मत समझना कि तुम्हारे भाई का केस कमजोर हो जाएगा। वह तभी बाहर आएगा जब मैं चाहूंगा। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को उसने कल रात अपना सब कुछ सौंप दिया, वह आज फिर से इतना बेरहम कैसे हो सकता है? आप इंसान नहीं है आर्यन रायचंद, आप एक शैतान है, सिया चिल्लाई। आर्यन उसके करीब आया। उसकी आंखों में फिर से वही खतरनाक चमक थी। उसने सिया के चेहरे को जोर से पकड़ा। शायद तुम भूल रही हो सिया, तुम्हें शैतान से ही प्यार हुआ है। शहर वापस लौटते ही माहौल पूरी तरह बदल चुका था। आर्यन फिर से वही पत्थर दिल बोस बन गया था, जो ऑफिस में सिया को जरा भी ढील नहीं दे रहा था। सिया का दिल हर पल कल रात की यादों में रोता, लेकिन वह आर्यन के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती। तभी ऑफिस में एंट्री हुई नताशा की। नताशा एक बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी थी और आर्यन की पुरानी दोस्त। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चालाक भी। आर्यन के केबिन में नताशा बिना इजाजत अंदर चली गई। सिया अपनी फाइल्स लेकर पीछे पीछे आई तो उसने देखा कि नताशा आर्यन के बहुत करीब बैठी थी और उसके बालों से खेल रही थी। आर्यन डार्लिंग, तुम कितने बदल गए हो। सुना है आजकल एक छोटी सी सेक्रेटरी ने तुम्हारा काफी वक्त घेर रखा है। नताशा ने सिया की तरफ हिकारत से देखते हुए कहा। आर्यन ने सिया की तरफ देखा, जो अपना चेहरा झुकाए खड़ी थी। आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने नताशा का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। वक्त तो बस गुजारने के लिए होता है नताशा, और वैसे भी खिलौनों से खेलना किसे पसंद नहीं। सिया के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। आर्यन उसे खिलौना कह रहा था। मिस्टर रायचंद, इन फाइल्स पर आपकी साइन चाहिए, सिया ने अपनी कांपती आवाज को छुपाते हुए कहा। अभी नहीं सिया, मुझे और नताशा को लंच पर जाना है, तुम बाहर इंतजार करो, आर्यन ने रुखाई से कहा। पूरा दिन नताशा आर्यन के साथ चिपकी रही। शाम को जब ऑफिस खाली हो गया, सिया अपना सामान समेट रही थी। तभी आर्यन बाहर निकला। उसके साथ नताशा नहीं थी।
मेरा कोट उठाओ और कार तक चलो, आर्यन ने हुक्म दिया। सिया ने अपना बैग पटक दिया। नहीं, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, और अगर आपको नताशा के साथ ही वक्त बिताना है तो अपनी फाइल्स भी उसी से साइन करवाइए। आर्यन ने एक पल में दूरी कम की और सिया को उसकी मेज पर पीछे की तरफ झुका दिया। उसके हाथ सिया की कमर के दोनों तरफ मेज पर टिके थे। क्या हुआ सिया, क्या तुम्हें जलन हो रही है? आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिया ने चिल्लाकर कहा, हालांकि उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि तुम मुझे किसी और के साथ देखकर जल रही हो। आर्यन ने उसके चेहरे के पास झुककर अपनी ठंडी आवाज में कहा। उसने सिया के एक आंसू को अपनी उंगली से पोंछा और फिर उसी उंगली को अपने होठों से लगा लिया। याद रखना सिया, तुम मेरी हो, लेकिन मैं किसका हूँ ये मैं तय करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं नताशा के करीब न जाऊं, तो तुम्हें मुझे खुश रखना होगा, और तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है। उसने सिया की गर्दन पर अपने दांत जोर से गड़ा दिए, जैसे वे अपना निशान छोड़ रहा हो। सिया की एक सिसकी निकल गई। कल रात 8 बजे मेरे घर के प्राइवेट पूल पर अगर तुम नहीं आई तो परसों नताशा मेरी सेक्रेटरी की कुर्सी पर होगी और तुम सड़क पर। आर्यन वहां से अपनी रईसी और अक्कड़ के साथ निकल गया और सिया वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस जालिम से नफरत करे या उस पर मर मिटे। रात के 8 बज रहे थे। रायचंद मेंशन का पिछला हिस्सा नीली रोशनियों से नहाया हुआ था। स्विमिंग पूल का पानी शांत था, लेकिन सिया के मन में तूफान उठा हुआ था। वे वहां पहुंची तो देखा कि आर्यन पूल के किनारे खड़ा था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी और उसकी पीठ पर पानी की कुछ बूंदें चिमनी की आग की तरह चमक रही थी। देर से आने वाले को सजा मिलती है सिया, आर्यन ने बिना मुड़े कहा। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में और भी भारी लग रही थी। मैं यहाँ आ गई हूँ, जैसा आपने कहा था। अब नताशा को उस कुर्सी से दूर रखिए। सिया ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। आर्यन धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा कालापन था। वह धीरे धीरे चलकर सिया के बिल्कुल पास आ गया। सिया ने आज एक सफेद सिकोन की साड़ी पहनी थी जो हवा में उड़ रही थी। नताशा को मैं दूर रखूंगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कितना खुश रख सकती हो। आर्य ने सिया की कमर में हाथ डालकर उसे एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। सिया का शरीर उसके गीले और ठंडे सीने से जा टकराया। सिया के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। आर्यन, आप बहुत गिरे हुए हो। मैं तो पहले से ही गिर चुका हूँ सिया, और अब मैं तुम्हें भी अपने साथ गिराना चाहता हूँ। आर्यन ने उसके कान के पास आकर कहा। उसने अचानक सिया को अपनी बाहों में उठाया और बिना किसी चेतावनी के उसे लेकर पूल के ठंडे पानी में उतर गया। सिया की एक चीख निकली, लेकिन वह पानी में भीग चुकी थी। सफेद साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी, जिसे वे और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। पानी के अंदर आर्यन की पकड़ और भी सख्त हो गई थी। छोड़िए मुझे, दम घुट रहा है मेरा। सिया ने उसके कंधों को धक्का देने की कोशिश की। आर्यन ने उसे पूल की दीवार से सटा दिया। दम मेरा घुट रहा है सिया। जब तुम ऑफिस में दूसरों को देखती हो तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ जला डालूं। उसने सिया के भीगे हुए चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों के बेहद करीब आ गया। तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अभी उनके बीच का तनाव
चरम पर था कि तभी ऊपर बालकनी से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। वाओ, क्या सीन है। आर्यन और सिया ने ऊपर देखा। वहां नताशा खड़ी थी। उसके हाथ में एक ड्रिंक थी और चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान। आर्यन, तुम्हें इस मामूली सी लड़की के साथ पानी में खेलते देख बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। कल सुबह जब इसके भाई के खिलाफ नए सबूत पेश होंगे तो ये खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएगी। नताशा ने हंसते हुए कहा। सिया का अंग उड़ गया। क्या सबूत? आर्यन, आपने तो कहा था कि आप उसे छोड़ देंगे। आर्यन ने सिया को छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, फिर से वही पत्थर दिल बन गया। उसने नताशा की तरफ देखा और फिर सिया की तरफ। मैंने कहा था मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं दूसरों को सबूत मिटाने से रोकूंगा। आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा और पूल से बाहर निकल गया, सिया को उसी ठंडे पानी में अकेला और टूटा हुआ छोड़कर। सिया को अब समझ आया कि वे एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गई है जहां आर्यन और नताशा दोनों ही खिलाड़ी है और वे सिर्फ एक मोहरा